ओके, अभी मैं आज है ना एक बात डिस्कस करता हूँ आपके साथ, प्लीज ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। ये बहुत ज़रूरी है। सभी बच्चे आ गए क्या अभी? आई थिंक मेजोरिटी बच्चे तो आ गए, लग तो ऐसा रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि आप जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करते हो उसको वापस एक बार घर पे अच्छी तरह से सॉल्व करना है। कल का लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करो ना, क्यों कर तो दिया होगा, नहीं किया है? एक मिनट, फल्गू फोन स्टार्ट करोगे? बना आप एक मिनट, तो जरा अक्षय में बात कर लो। एक मिनट अक्षय से बात कर लेता हूँ। अक्षय अपने सुने। ओके, मैंने कल सी फाउंडेशन लेक्चर अपलोड करा। ओके, मैं करवाता हूँ, मुझे लगा उसने अक्षय ने किया, क्यों नहीं, देखना पड़ेगा। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको घर पे उसको सॉल्व करना होगा, क्योंकि मैं फिजिकली बातों को चेक नहीं कर पाता हूँ। जनरली फेस टू फेस बैच में होते हैं तो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस मेंटेन होती है, तो उस वजह से सॉल्व कर ही लेते हैं। मतलब जहाँ पे मैं फ्रिक्वेंटली चीज़ों बातों मतलब फ्रिक्वेंटली मैं होमवर्क चेक करता हूँ। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी अटेम्प्ट विल बी इन ट्रबल, योर अटेम्प्ट विल बी इन ट्रबल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए हैं उसको आपको सॉल्व करते हुए चलना है। ये मुझे बार बार हर दिन बोलना ना पड़े, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 11th मई से वी आर स्टार्टिंग विद लाइव क्लास ऑन यूट्यूब। आपका लॉ इको वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इवन दो मैथ्स भी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, वाईफाई कनेक्शंस हम ले रहे हैं, तो विनीत सर के वहाँ पे आ गया। मैथ्स भी आपका स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे। आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं दे कैन आल्सो ज्वाइन। सेकंड, देखो सीए फाउंडेशन में जब हम बात करते हैं, ओवरऑल बातों को समझना बहुत जरूरी है। सीए फाउंडेशन 4 सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, मैथ्स, करेक्ट। मैंने पहले भी आपके साथ एक बार पोर्शन डिस्कस किया था, और जो पोर्शन मैं आपके साथ डिस्कस किया था वो पोर्शन को अगर ध्यान से समझा होगा तो पोर्शन कुछ भी नहीं था। अकाउंट्स का मेजोरिटी पोर्शन 11th एंड 12th का है। अकाउंट्स का मेजोरिटी पोर्शन 11th एंड 12th का है। कुछ सर्टेन टॉपिक्स से 4-5 टॉपिक्स जो 11th 12th में नहीं थे वो अलग से आते हैं। एंड इन माय ओपिनियन वी कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100। वी कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स। हम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। It's only a matter of rigorous practice. It's only a matter of tough hard work. हार्ड वर्क भी टफ होना चाहिए। अदरवाइज एक बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपको जिस लेवल पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, धीरे धीरे क्वेश्चन हर टॉपिक में जिस लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसके हार्डली 30-40% लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। मतलब हम आपकी एग्जाम का लेवल अगर यहां पर है तो हम यहां तक के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मतलब मैं ड्यूरिंग द लेक्चर ये पूरी कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन सॉल्व कराने के टाइम पे कि आपका लेवल इंक्रीज हो जाए, सोचने का लेवल इंक्रीज हो जाए। तो जैसे ही आपने आपके लेवल इंक्रीज किया हो और एग्जाम में इजी क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत उसे कनेक्ट कर जाते हो। समझ में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है स्मार्ट वर्क करना, डोंकी वर्क मत करना, बुलिश वर्क मत करना। जैसे कि अब आपको पता है कि आपका कंसाइनमेंट
वाला टॉपिक हो गया, रिवाइज करना है तो रिवाइज करने के लिए 10 दिन नहीं चाहिए होते। यू शुड रिवाइज इन 1 आवर। 1 आवर में रिवाइज करके 4-5 क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उसको एक बार देख लिया। ऐसे 4-5 क्वेश्चन को सिलेक्ट करके रखो, जो 4-5 क्वेश्चन देखने से आपका क्या हो जाए, ओवरऑल मतलब सारी एडजस्टमेंट्स कवर हो जाए। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी ओवरऑल सारी एडजस्टमेंट्स कवर हो जाए। तो बुलिश वर्क मत करना, स्मार्ट वर्क करना। सीए फाउंडेशन में जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो उतनी ज्यादा मेहनत करो। नंबर ऑफ आवर्स, जितनी ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो उतनी ज्यादा पढ़ाई करो। सी इट्स अगेन इट्स इमटेरियल कि हाउ मेनी नंबर ऑफ आवर्स यू गोइंग टू स्टडी। आप कितने आवर्स पढ़ाई कर रहे हो, कितने आवर्स पढ़ाई करने वाले हो, ये एकदम इमटेरियल है। जो मटेरियल है वो मटेरियल है, वो इम्पोर्टेंट है कि जब सीए फाउंडेशन हम कर रहे हैं तो समझना ये जरूरी होता है कि वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर नेक्स्ट लेवल, क्योंकि आपका नेक्स्ट लेवल आने वाला है सीए इंटरमीडिएट। अगर आपने सीए फाउंडेशन से ही ये हैबिट को डेवलप किया है कि वी कैन सिट फॉर 15 आवर्स, 14 आवर्स, 16 आवर्स डाउन द लाइन एंड वी कैन रीड, वी कैन स्टडी। अब वो 15, 14, 12 आवर्स जो भी आप पढ़ाई करते हो उसमें आप कितना कंसंट्रेशन मेंटेन कर पाते हो, ये तो एक हर इंडिविजुअल पर्सन का अपना अपना परसेप्शन लेवल है और अपनी अपना पर्सनल कमिटमेंट होता है, और वो कमिटमेंट के अकॉर्डिंग अपने कंसंट्रेशन लेवल को मेंटेन करता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इतनी पढ़ाई होनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं इतने घंटे पढ़ाई करोगे तो ही सीए फाउंडेशन क्लियर हो पाएगा। बाय स्टडिंग ओनली फॉर कपल ऑफ आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स यू कैन क्लियर सीए फाउंडेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं क्यों बात कर रहा हूं कि आप 12 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि सीए इंटरमीडिएट टफ, इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है। अब टफ का मतलब कंटेंट टफ नहीं है, कंटेंट तो बहुत इजी है। अगर मैं आज भी आपको सीए फाउंडेशन का अकाउंट ना पढ़ा के डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट का अकाउंट्स पढ़ाऊं, आपको पूरा समझ में आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कोई भी सब्जेक्ट अभी से स्टार्ट कर दे, सीए फाउंडेशन को एलिमिनेट करके डायरेक्टली सीए इंटर के सब्जेक्ट स्टार्ट करें, सब बच्चे, सारे बच्चे हर सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। समझो सीए टफ क्यों है, मैं बताता हूं। लोग कहते हैं ना सीए बहुत टफ है, बहुत टफ है, कंटेंट वाइज टफ नहीं है, तो टफ इसलिए बन जाता है क्योंकि कंटेंट बहुत वास्ट है। कंटेंट बहुत वास्ट है, तो बहुत वास्ट कंटेंट को मैनेज इसीलिए नंबर ऑफ आवर्स, जो मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाई करने के लिए नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा चाहिए, तो क्वाइट ऑब्वियस है वो ज्यादा ही चाहिए ना। अब आपको पता है, एक रियलिटी शेयर कर दूं आपके साथ आज। जब आपके सीए इंटरमीडिएट के क्लासेस चालू होंगे सीए फाउंडेशन के बाद, तो दैट क्लासेस विल रन फ्रॉम मॉर्निंग 7 till 6 इन द इवनिंग। मतलब मॉर्निंग 7 till 6 कितने आवर्स के क्लासेस हो गए? 11 आवर्स के क्लासेस हो गए। एंड आफ्टर 11 आवर्स के क्लासेस होने के बाद आपको घर पे जाके पढ़ाई भी करनी है, तो इट्स अ ट्रेमेंडस एक्सर्शन लेवल, और दिस इज द रियलिटी, दिस इज द फैक्ट ऑफ सीए कोर्स। और जितने भी लोग सीए बन रहे हैं ये इसी टफ टाइम से जाते हैं, इसी मतलब एग्जर्टिव स्केड्यूल से वो गुजरते हैं। तो ऑल शुड पास थ्रू दिस एग्जर्टिव स्केड्यूल्स। और उसके बाद भी अब देखो ना, एक आइडियल बात सोचना, नवंबर में आपकी एग्जाम होगी, करेक्ट है, और 1.5 मंथ के बाद रिजल्ट आते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली जैन मिड में रिजल्ट आएंगे आपके। तो जैन मिड में रिजल्ट आते हैं और फेब में क्लासेस स्टार्ट होते हैं। अब फेब में क्लासेस स्टार्ट होंगे, और कॉमन सेंस अप्लाई करना, फेब में क्लासेस स्टार्ट होंगे और नवंबर में वापस एग्जाम है, तो आपके पास आइडियली कितने मंथ्स अवेलेबल है? फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सिर्फ कितने मंथ्स अवेलेबल? 9 मंथ्स अवेलेबल है। और आपके दोनों ग्रुप के क्लासेस को कंप्लीट करने के लिए 8 मंथ्स लगते हैं। कितने मंथ्स लगते हैं? 8 मंथ्स। अब बताओ सेल्फ स्टडीज के लिए कितना टाइम बचेगा? ओनली 1 मंथ। सी, ये सारी बातें मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूं आपके साथ क्योंकि आपको सीए फाउंडेशन में ही इस हैबिट को इनकलकेट करना है कि हम नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाई ज्यादा करेंगे, हम हमारा कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव करेंगे, और वो सीए इंटरमीडिएट वो फर्स्ट स्ट्रोक में वो ही क्लियर कर पाएगा जिसने सीए फाउंडेशन में इन हैबिट को डेवलप किया हुआ है। ये सीए फाउंडेशन के कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप 12 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि टारगेट लो ना, वी विल स्कोर 400 आउट ऑफ 400। आप लॉ में भी टारगेट ले सकते हो 100 आउट ऑफ 100 का। आप इको तो एमसीक्यूज है, मैथ्स तो एमसीक्यूज है, व्हाई डोंट यू टेक अ टारगेट ऑफ 100 आउट ऑफ 100? व्हाई डोंट यू टेक अ टारगेट ऑफ 400 आउट ऑफ 400? आया नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन हम टारगेट ले तो सकते हैं और उस टारगेट को लेके उसे अचीव करने के लिए मेहनत तो कर सकते हैं।
और it's a matter of smart hard work. It's not a matter of hard work, it's a matter of smart hard work. आप कितना स्मार्टली हार्ड वर्क कर पाते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो आज जो मैं यहाँ पे 10-15 मिनट जो भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है, ये बहुत जरूरी था. इसीलिए मैंने डिस्कशन इसलिए किया है कि अगर जो बच्चा घर पे मेरे लेक्चर होने के बाद अगर घर पे कुछ नहीं करता है, दिस इज नॉट करेक्ट. तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि आपकी जर्नी का ये फर्स्ट स्टेप है. मैं तो कहूँ फर्स्ट स्टेप नहीं है टू एंटर इनटू सीए फ्रेटर्निटी. आपको सीए फ्रेटर्निटी में एंटर होने के लिए, फर्स्ट स्टेप में जाने के लिए आपको ये यहाँ से सीए फाउंडेशन क्लियर करना बहुत जरूरी है. और सीए फाउंडेशन से उन हैबिट को इनकलकेट करना बहुत जरूरी है, इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है आप में, कि जो हैबिट आपको आने वाले टाइम में काम में आने वाली है. सीए इंटरमीडिएट, फाइनल, ऑल एक्सर्शंस, मतलब ट्रिमेंडियस एक्सर्शंस के थ्रू आपको गुजरना है. तो इसीलिए अभी से एक्सर्शन लेना स्टार्ट करोगे. ओके सर, अगर ऐसा होता है कि बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ने का, तो क्या करना चाहिए? हाँ, गुड क्वेश्चन. बेटा मुझे बताओ, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, ये उसमें से हार्डली couple of percentage people are successful. When I'm talking about success, I don't talk about in terms of money. मैं पैसे की बात नहीं करता हूँ. आप जो भी काम करते हो उसमें कितना इन्वॉल्व होते हो, that defines your success. अब आई थिंक मुस्कान सीए भी बनना है और मन भी नहीं लगता है, तो मन को समझाना पड़ेगा कि भगवान ने इंसान को बनाया, लेकिन सबसे खतरनाक जो बनाया वो मन बनाया ना, कि अगर मन को कंट्रोल कर लिया तो सब कुछ कंट्रोल हो गया. तो आई थिंक मुस्कान, इसके लिए तो मैं ऑलवेज ये कहता हूँ, बच्चे लोग आजकल है ना, यूट्यूब बहुत ही स्ट्रांग मीडिया बन चुका है, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो चुका है. लोग मोटिवेशन के लिए है ना मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, लेकिन ये सारे मोटिवेशन सिर्फ टेम्पररी होते हैं. वो आपको 10-15 मिनट के लिए या एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए मोटिवेट कर देंगे. अदरवाइज only self motivation is the best motivation. जब तक आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते नहीं चलोगे, until and unless you don't talk to yourself, जब तक आप अपने आप से बातचीत नहीं करोगे, no I got to do it. I'll share something with you. मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ. मैं भी आपकी तरह छोटा बच्चा था. तो जब मैं छोटा बच्चा था ना, तो होता ऐसा था कि मैं पढ़ाई कर सकता था, लेकिन पढ़ाई करता नहीं था. मन, जो कहते हैं ना, अभी मुस्कान ने मन पे जो क्वेश्चन पूछा था, मन लगता नहीं था पढ़ाई करने में. कोई हाँ पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन पढ़ाई नहीं करते थे, जस्ट बिकॉज पढ़ाई नहीं करता था, जस्ट बिकॉज वही कि मन नहीं लगता था. मन कहीं और चीजों पे घूमता था, स्पोर्ट्स खेलना है, ये करना है, वो करना है. तो आई डिडंट टेक माय एजुकेशन एट द एज ऑफ 18. आई लेफ्ट माय स्टडीज एट द एज ऑफ 18 एंड आई स्टार्टेड बैक एट द एज ऑफ 35. When I left at the age of 18, I never realized कि no, मतलब I'm no. उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि because I started working at the age of 18 and when I was working, I was making $10,000 a month in 1999. आप पैदा भी नहीं होंगे. मैं 1999 की बात कर रहा हूँ. I used to make $10,000 a month and $10,000 a month in 1999 में बहुत अच्छा अमाउंट माना जाता था. और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी, मतलब जिनके पास अच्छी बड़ी डिग्रीज होती थी, वो भी इतना पैसा नहीं कमाते थे. देन मेरे दिमाग ने एक बात तय कर ली कि पढ़ना लिखना सब बेकार है. एंड आई स्टार्टेड वर्किंग, पैसा कमा रहा हूँ. बहुत लंबी स्टोरी है, लेट मी कट इट शॉर्ट. देन आई वेंट टू यूएस फॉर 7 years. आई केम बैक फ्रॉम देयर and came back to India in 2007 and then I realized कि I need to study. जब मैं वापस आया था यूएस से, इंडिया में वापस जब आया था, I was only 12th pass. वो मैंने साइंस से क्लियर किया था, 12th क्लियर किया था. and then I thought कि इंडिया में अगर रहना है तो पढ़ना तो पड़ेगा. तो I started studying at the age of 35. मैंने बीकॉम की एग्जाम दी 35 पे. मैंने फिर सीए में किया, स्टार्ट किया. एंड व्हेन आई वाज स्टडीइंग, अब मेरा उस टाइम पे क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग हो गया था ना. मैंने अलग अलग सेक्टर में काम किया था, अलग अलग फील्ड में काम किया था. मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम किया था, मैंने कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में काम किया था, मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम किया था. तो मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ गया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कॉस्टिंग का, अकाउंट्स का. और जब मैंने 35 पे पढ़ना स्टार्ट किया, देन आई रियलाइज्ड कि मेरे जैसा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं होगा
देन आई फाउंड कि इसमें जो थियरी में जो लिखा हुआ है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है, वही थियोरेटिकली लिखा हुआ है। और उस टाइम पे अगर मैंने 35 पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने पढ़ाई कंप्लीट की 3-4 साल में, तो जो बातें मैं 35 पे कर सकता था, क्या वही बात मैं 18-19 पे भी कर सकता था? नहीं कर पाया, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मन, पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। करेक्ट है? तो बच्चों, आज ये जो बातें आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, ये शेयर करने का ऑब्जेक्टिव उतना ही है कि हाँ, मेरी दादी कहती थी कि अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन आजकल दूसरों की गलतियों से सीखने का जमाना है कि जो दूसरा जो गलती करता है, इसीलिए मैंने जो गलती की है, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी वो सेम गलती करें, सेम मिस्टेक करें। कि वो जो मन है ना, मन को समझा लो बेटा। अगर आज मन समझ गया ना तो बहुत अच्छा होगा। एट द एज ऑफ 35 मैं पढ़ पाया, लेकिन मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे लेकिन नहीं पढ़ पाते होंगे। आई हैड अ वेरी गुड सपोर्ट ऑफ माई वाइफ एंड एवरीथिंग, तो मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट था, तो उस वजह से मैं पढ़ पाया। अदरवाइज इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इसीलिए मुस्कान, बाकी सब बच्चों को भी कहना चाहूंगा, जिसको जब ऐसा लगे कि मन नहीं करता है ना, ठीक है, मन है तो भटकेगा, लेकिन गलत डायरेक्शन में मत भटकाना उसको, क्योंकि आजकल की डायरेक्शन गलत होते हैं ना। गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड होता है, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड होती है, तो वो सब डायरेक्शन अगर आपके हैं तो फिर तो क्या मन, क्या भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। भगवान में ठीक है, तेरी देख, तू ऐसा लग रहा है वही रियलिटी है, लाइफ है, वही एंजॉयमेंट, देन यू डू इट। फिर अभी पता नहीं चलेगा, वो फिर 5-6 साल के बाद, आफ्टर सर्टेन इयर्स, यू विल रियलाइज, यू विल फाइंड आउट, अरे काश वो नहीं किया तो अच्छा था। आई होप मैंने जो बकवास किया आपको समझ में आया होगा बेटा। ओके, बाकी बच्चे, अरे मेरी आवाज आ रही है कि मैं अकेले अकेले बात कर रहा हूँ? मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ कि मैं अकेले 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 बात कर रहा हूँ? प्रसन्ना कह रहे हैं हाँ, सार्थक कह रहे हैं हाँ सर, आवाज आ रही है। ओके ओके, यस, ओके। प्रेरणा कह रहे हैं यस। तो आई होप यू डू अंडरस्टैंड, मेरी बात आप समझ पाए कि आपको हार्डवर्क करना है, हार्डवर्क करना है, स्मार्ट हार्डवर्क करना, बुलिश हार्डवर्क मत करना। हार्डवर्क भी दो टाइप के होते हैं। एक टाइप ऐसी होती है जहां पे सिर्फ बस वो ना बैल की तरह मेहनत करते हैं, गधों की तरह मेहनत करते हैं, और एट द एंड हाथ में कुछ नहीं आता है। तो प्लीज, आप तो आज की जनरेशन हो, और आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, वो स्मार्टली बातों को मैनेज करती है। आप आपके सिलेबस को भी स्मार्टली मैनेज करना। देखो ना, बहुत बार है ना, मैं मीटिंग जब पेरेंट्स में देता हूँ ना, तो उसमें ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं कि सर ये 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना, ये सब फालतू होता है। मैं कहा, मैं भी कहता हूँ फालतू ही होता है। मैं ऑलवेज मार्क्स को कभी वेटेज नहीं देता हूँ, लेकिन मैं मेहनत को वेटेज देता हूँ ना। आप मेहनत तो करो, फिर जो भी मार्क्स आएंगे उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मुझे बताओ, जो भी चीज करें, और एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, क्या सचिन ने क्रिकेट खेलने में अगर 50% ही अपना डिवोशन दिया होता तो क्या नंबर 1 बन पाता था क्या? आज जितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, आज वो इस लेवल पे हैं, उस लेवल पे जाने के लिए उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी मेहनत 100% है। जब उनकी मेहनत 100% है, तो फिर रिजल्ट जो आएंगे वो एक्सेप्ट करेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एटलीस्ट हम ये प्रॉमिस तो करें अपने आप से कि हम मेहनत 100% करेंगे, हम हमारे एफर्ट्स को 100% डालेंगे। आई होप यू गेट माई पॉइंट। एंड आप सीए के स्टूडेंट्स हो, मैं ऑलवेज मानता हूँ कि तीनों स्ट्रीम में, सीए, सीएस, सीए में, तीनों स्ट्रीम में सीए के स्टूडेंट ज्यादा मेच्योर्ड होते हैं। सीए के स्टूडेंट ज्यादा सिंसियर मुझे दिखाई देते हैं कि तो उस बात को ध्यान में रखते हुए भी बेटा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज घर पे मेहनत करनी है। जो भी लेक्चर्स आपको अब तक प्रोवाइड किए गए थे, आई होप आपने देखे भी होंगे, आपने उस पर मेहनत भी की होगी, अपनी स्मार्टनेस से उसकी नोट्स भी बनाओगे। लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, काफ़ी ईजी हो जाएगा, और हम काफ़ी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करवा देंगे। तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो कि सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा, क्या होगा, कुछ होगा। तो आई वी विल मैनेज एवरी सिंगल थिंग, विल मैनेज एवरी सिंगल थिंग, ठीक है? तो शैल वी प्रोसीड नाउ, हम आगे बढ़े क्या? एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? आपकी साइड कोई क्वेश्चन है? आपको कोई क्वेश्चन है?
कोई बच्चों को कोई क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन है तो अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो चलिए प्रोसीड नाउ। अब मेरी बात सुनोगे। कल हमने क्या देखा था? एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, करेक्ट ना? ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उसमें एक बीआरएस का ओके प्रसन्ना, हमने एक बीआरएस का एक ऑप्शन देखा था। हमने क्या ऑप्शन देखा था? एक बीआरएस नहीं, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक बीआरएस का कॉन्सेप्ट आया था। तो ये ध्यान रखना, दैट क्वेश्चन वाज इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। और आपको ये समझना बहुत जरूरी है, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये समझना है उसमें कि क्वेश्चन के अप्रोच को समझना। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व मत कर देना। और हर बहुत बार क्वेश्चन में कुछ एक्सक्लूसिव पॉइंट होते हैं, उस एक्सक्लूसिव पॉइंट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है आपको। चलो हम पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर कर देता हूँ। मुझे बताओ, अब तक हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो क्या डिस्कशन था? कि हमारे पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया था। क्या दिया था? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया था। कुछ एडजस्टमेंट्स होती थी, एंड विद द हेल्प ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट्स हम क्या प्रिपेयर करते थे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और सेकंड क्या बनाते थे? बैलेंस शीट। सेकंड क्या बनाते थे? बैलेंस शीट। तो ये प्रोसेस था कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते थे। लेकिन एक और प्रोसेस भी तो है, एक और टाइप के क्वेश्चन भी तो आते हैं आपके सीए फाउंडेशन में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या प्रिपेयर करोगे? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या प्रिपेयर करोगे? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बच्चों, जो अब तक प्रोसेस कर रहे थे, देखो अब सोचने का तरीका पूरा रिवर्स हो जाएगा, सोचने का तरीका पूरा उल्टा हो जाएगा। जो हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाने के लिए कर रहे थे, उसका पूरा रिवर्स करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जाने। मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूं, म्यूट कर रहा हूं, मेरी बातों को सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। लिसन मी वेरी केयरफुली। मैंने ये बोला कि अब सेकंड अप्रोच में क्या करना होगा? सेकंड अप्रोच में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होगा और बैलेंस शीट बनाना होगा, करेक्ट? मैं जो बोल रहा हूं ये अगर समझ में आता है तो हाँ बोलना, नहीं समझ में आता है तो ना बोलोगे। मुझे बताओ, चलो मेरे साथ साथ लिखना भी स्टार्ट करो। यू स्टार्ट राइटिंग इट। एक एग्जांपल लिखना। सब्सक्रिप्शन, अच्छा हम है ना, देखो एक नाम दे देते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जाने को हम कहते हैं सिचुएशन 1। हम क्या कहेंगे इसे? सिचुएशन 1 के नाम से बुलाएंगे। वी कॉल इट अ सिचुएशन 1। फ्रॉम अकाउंट से अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाते हैं तो दिस सिचुएशन वी कॉल इट एज सिचुएशन 1, करेक्ट? ओके सर, आगे क्या समझाता हूं। सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट 10,000 rupees. Subscription outstanding previous year 2,000 rupees. Subscription outstanding current year 2,700 rupees. Subscription received in advance in current year 3,500 rupees. Subscription received in advance in previous year 1,400 rupees. 1,400 rupees. Find subscription to be
credited to income and expenditure account. Find subscription to be credited to income and expenditure account. बताओ कितना आएगा, फटाफट आंसर करोगे। क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हो? लेस। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? ऐड। करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस क्या करते हैं? लेस। प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस क्या करते हैं? ऐड। तो फाइंड सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम सब्सक्रिप्शन कितना क्रेडिट करेंगे? तो दैट विल बी 9600। दैट विल बी 9600। दैट विल बी 9600। यू अंडरस्टूड दिस? इसमें कोई दिक्कत है? जैसे हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तक आ सकते हैं, और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तक आने को हम कहते हैं सिचुएशन 1। क्या कहते हैं? सिचुएशन 1। क्या कहते हैं? सिचुएशन 1। करेक्ट है। उसी तरह से हम ये कहेंगे कि अगर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट तक जाना है, तो ये सिचुएशन को हम कहेंगे सिचुएशन 2। ऐसा कोई बुक में लिखा नहीं है, ये तो सिर्फ मैं कहता हूं आपको, ये तो सिर्फ मैं कहता हूं आपको, ठीक है ना? अब मुझे बताओ, आपके पास ये वाला अमाउंट दिया होगा, आपके पास ये वाला अमाउंट दिया होगा, और ये सेम एडजस्टमेंट दी है। सर ये वाला अमाउंट कौन सा है? ये वाला अमाउंट है, ये वाला अमाउंट है सब्सक्रिप्शन एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल एडजस्टमेंट क्या हम सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फाइंड कर सकते हैं? क्या हम सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फाइंड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। हमने कल अकाउंट फॉर्म बना के भी फाइंड किया था। अकाउंट बना के तो हम 100% फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हर बार अकाउंट बनाएगा ऐसा कोई हर बार अकाउंट बनाना ही चाहिए ऐसा कोई रूल नहीं है ना। तो मुझे बताओ जरा, हाना में आंसर करना, हाना में आंसर करना। दर्शना कह रही है, दर्शना आयुष, ये दर्शना आयुष ये गलत है क्या? आंसर आंसर गलत है क्या? मुस्कान ने जो बोला था मैंने लिख दिया था बेटा। चलो ठीक है, सब कह रहे 8600, मेजोरिटी विंस। ओके ओके, आप साथ में हो, वेरी गुड। तो आयुष तो उर्ली कांचन में रहता है ना, और दर्शना तो शिरूर में है। चलो एनीवे, गुड। अब्बर सर को मिल के आया कि आप शिरूर गए थे? तो शिरूर आए तो अब्बर सर को मिल के आना होगा। चलो ध्यान देना, लिसन बी केयरफुली। मैं ये बता रहा हूं कि जैसे हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तक आ सकते हैं, क्या वैसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट तक जा सकते हैं? मैंने क्या कहा? अरे भाई जिसका वीडियो ऑन है वो म्यूट कर देगा। अनुष्का, तनुष्का वीडियो म्यूट करो। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ओके तो क्या हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट तक जा सकते हैं? इजीली जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सोचते हैं, मुझे बताओ, अगर आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बाय सब्सक्रिप्शन। क्या लिखा हुआ है? बाय सब्सक्रिप्शन 8600। करेक्ट? अभी सबका आंसर आना चाहिए। ये यहां पे लिख दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और ये सारी एडजस्टमेंट्स दी हैं जो यहां पे दिया ना, ये सारी एडजस्टमेंट्स अवेलेबल है स्टेप बाय स्टेप। और हमें जाना कहां तक है? हमें जाना है सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट तक जाना है। करेक्ट है? मुझे बताओ, क्या ये 8600 में, हाँ ना में आंसर करोगे, क्या ये 8600 में कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन इंक्लूड होगा?
क्या ये 8600 में कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन इंक्लूड होगा? मैं अलग तरीके से बोलता हूं, क्या ये 8600 में, क्या ये 8600 में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इंक्लूड होगा? क्या ये 8600 में क्या करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इंक्लूड होगा? होगा। परफेक्ट है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको, क्या 8600 में अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इंक्लूड है, इंक्लूड है तो रखना चाहिए कि माइनस कर देना चाहिए? रखना चाहिए कि माइनस करना चाहिए? क्यों माइनस करना चाहिए? क्योंकि अब अब हमें वो वाला सब्सक्रिप्शन फाइंड करना है जो एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है। हमें वो वाला सब्सक्रिप्शन फाइंड करना है जो एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आता है। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो वही सब्सक्रिप्शन आता है जो कैश में रिसीव होता है, और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट तो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉग्नाइज करता है। तो शैल आई कीप इट और शैल आई डिडक्ट इट, कि मुझे डिडक्ट कर देना चाहिए, मुझे डिडक्ट कर देना चाहिए। तो मुझे बताओ, क्या मैं करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन क्या 2700 क्या यहां से माइनस कर दूं क्या? हाँ सर, आप उसे माइनस कर दो। मैंने माइनस कर दिया, इस पे कोई दिक्कत है? नहीं है। मुझे बताओ, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था? 2000 था। सोचेंगे पहले और हाँ ना में आंसर करना आप। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था? 2000 था। 2000 था। इसका मतलब क्या? इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रीवियस ईयर में ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ये प्रीवियस ईयर में मिल जाना चाहिए था। करेक्ट है रिया, यू आर राइट। रिया, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब जो पैसा एकदम बराबर आप डायरेक्शन में जा रहे हो, आप बराबर सोच रहे हो, मेरे साथ साथ सोचना जरूरी है। प्रीवियस ईयर में 2000, मैं यहाँ पे एक बार टाइमलाइन ड्रॉप ज्यादा समझ में आएगा। ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, और ये नेक्स्ट ईयर है। करेक्ट है? तो मुझे बताओ, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, और ये कौन सा ईयर है? नेक्स्ट ईयर है। मुझे बताओगे करंट ईयर में, करंट ईयर में करंट ईयर की इनकम कितनी है? 8600 है। लेकिन ये करंट ईयर की इनकम में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी होगा, तो हमने क्या कर दिया, उसमें से लेस कर दिया, क्योंकि हमें तो एक बार कैश, अभी तो हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जाना है, इसीलिए कैश चाहिए। क्या चाहिए? कैश चाहिए। कैश, हाँ कैश, कैश चाहिए। उसका मतलब क्या बोले? कैश चाहिए उसका मतलब क्या, कि कैश में कितना आया वही चाहिए हमें। तो हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को कभी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो क्या हमें इसमें से एलिमिनेट करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना था? 2000 था। इसका मतलब जो प्रीवियस ईयर में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो मैं ऑलवेज कहता हूं अजम्पशन यही लेना है, वो करंट ईयर में मिल गया। अगर करंट ईयर में मिला होगा, लेकिन क्या इसमें इंक्लूड होगा? नहीं, इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये 8600 तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाले में तो सिर्फ करंट ईयर की इनकम ही आती है। तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या इंक्लूड कर दे? हाँ इंक्लूड कर देते हैं। बताओ, इंक्लूड कर देंगे तो क्या हमने प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को ऐड किया? क्या करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को क्या किया? लेस किया। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या हुआ? ऐड हुआ। सबको लॉजिक समझ में आ रहा है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आ रहा है तो ना बोलोगे। करेक्ट है? लॉजिक समझ में आ रहा है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आ रहा है तो ना बोलोगे। मुझे बताओ, प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस, बताओ प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस है 1400। इसका मतलब क्या हुआ? प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस है 1400। इसका मीनिंग समझना, क्या करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन क्या प्रीवियस ईयर में ही आ गया था? तो ये तो प्रीवियस ईयर के रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का पार्ट बना होगा ना। प्रीवियस ईयर के रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में 1400 होगा। हाँ होगा। लेकिन कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, ये 1400 क्या प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है? करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। तो डोंट यू थिंक दैट ये 1400 इसमें इंक्लूड होगा? हाँ इसमें इंक्लूड तो होगा, 8600 में इंक्लूड तो होगा। लेकिन क्या इसका पैसा करंट ईयर में आया है कि प्रीवियस ईयर में मिल चुका है? इसका पैसा करंट ईयर में मिला है कि प्रीवियस ईयर में मिल चुका है? वी ऑलरेडी रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। सो व्हाट डू यू थिंक, shall I keep it और shall I deduct it? shall I keep it और shall I deduct it? कि मुझे रखना चाहिए कि मुझे माइनस कर देना चाहिए?
मुझे रखना चाहिए इसमें कि एलिमिनेट करना चाहिए कि माइनस कर देना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए। तो बताओ प्रीवियस ईयर का एडवांस क्या हमने लेस किया? क्या प्रीवियस ईयर का एडवांस क्या कर दिया? लेस कर दिया क्या? आई होप यू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर। सेकंड पॉइंट मुझे सोच के बताओ क्या करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? 3500। करंट ईयर में जो भी एडवांस में मिला होगा, आपको नहीं लगता है वो नेक्स्ट ईयर का ही होगा? आपको नहीं लगता है वो नेक्स्ट ईयर का ही होगा? करेक्ट है, बच्चे बराबर सोच रहे हैं। आपको नहीं लगता है ये नेक्स्ट ईयर का ही होगा? लेकिन इसमें तो नहीं होगा, ये 8600 में तो इंक्लूड नहीं होगा। क्यों इंक्लूड नहीं होगा? ये 8600 इंक्लूड इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है, और 8600 एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला सब्सक्रिप्शन है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी सब्सक्रिप्शन आता है, जो भी इनकम आती है, वो सिर्फ करंट ईयर की ही होती है। करंट ईयर की ही होती है। अगर वो करंट ईयर की ही होती है तो इसमें तो इंक्लूड नहीं होगा। तो आपको नहीं लगता है मुझे ऐड कर देना चाहिए? अगर इसको मैं ऐड कर दूंगा तो अब मुझे बताओ क्या इसका आंसर 10,000 रुपीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका आंसर 10,000 रुपीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, तो वापस रिपीट कर दो। डिड यू अंडरस्टैंड? तो क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक क्या करना चाहिए? बेटा हर बार अगर इतना लॉजिकली सोचेंगे ना, तो मुझे लग रहा है स्पीड हमें कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए हम इतना लॉजिकली, हाँ मतलब लॉजिक क्लियर करना बहुत जरूरी है, लेकिन लॉजिक क्लियर करने के बाद हमें ये समझना भी बहुत जरूरी है बेटा कि हमारे पास एक मैकेनिज्म चाहिए, और मैकेनिज्म हमें स्पीड देती है। मैकेनिज्म क्या देती है? स्पीड देती है। देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात कह दूं, जो भी हम सिचुएशन 1 में करते थे, सीमा आपका वीडियो बंद कर दो बेटा, वीडियो स्टॉप कर दो, सब अपना वीडियो म्यूट रखेंगे बेवकूफो। हाँ, जो भी हम सिचुएशन 1 में करते थे, सिचुएशन 2 में एग्जैक्टली उसका रिवर्स करेंगे। लेकिन तो समझाओ सिचुएशन 1 का मतलब क्या? आप बताओगे सिचुएशन 1 का मतलब क्या? यू टेल मी सिचुएशन 1 का मतलब क्या? सिचुएशन 1 का मतलब होता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तक जाना। इसे हमने कौन सा नाम दिया है? सिचुएशन 1 नाम दिया है। तो बताओ करेक्ट है? account we call it as situation 1, तो सिचुएशन 2 किसको कहेंगे? सिचुएशन 2 किसको कहेंगे? करेक्ट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, वी कॉल इट एज सिचुएशन 2। From income and expenditure account to receipts and payment account, we call it as situation 2. You all agreed with this? आप सभी लोग इस बात के लिए अग्रीड हो? मैं सिर्फ आपसे अभी देखो सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, ये दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए। करेक्ट है? अब मैं सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 के अकॉर्डिंग ही बात करूंगा। यू गॉट टू स्पीक आउट। आपको मुझे आंसर करना है। मुझे बताओ सिचुएशन 1 में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या करते थे? सिचुएशन 1 में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते थे? ऐड। तो बताओ सिचुएशन 2 में क्या करेंगे? लेस। क्या करेंगे? लेस। सिचुएशन 1 में प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते थे? लेस। तो सिचुएशन 2 में क्या करेंगे? ऐड। क्या करेंगे? ऐड। सिचुएशन 1 में करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस क्या करते थे? लेस। तो सिचुएशन 2 में क्या करेंगे? ऐड। सिचुएशन 2 में क्या करेंगे? ऐड। सिचुएशन 1 में प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस क्या करते थे? ऐड। तो सिचुएशन 2 में क्या करेंगे? लेस। अरे मैं आपको वही समझा रहा हूं जो 1 में करते थे, 2 में उसको लेस करना। देखो दोनों बातों को समझने जाओगे तो इतना बड़ा जंबलिंग होगा कि पागल बन जाओगे। इसीलिए 1 को बराबर याद रखना है। जब सेकंड वाली सिचुएशन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दिमाग में ये पैटर्न फिट कर देना। 1 को बराबर दोनों तरीके से, अगर दोनों याद रखने जाओगे तो 100% कंफ्यूजन क्रिएट करोगे। मैं नहीं चाहता हूं कि कंफ्यूजन क्रिएट न होने के लिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है
कि 1 2, हाँ 1 में जो करते थे 2 में रिवर्स करेंगे, और 1 को याद रखो, और 1 के तो इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो 1 तो याद हो ही गया। अब 1 को याद रखना ही नहीं है, 1 तो हमें दिमाग में फिट हो ही गया है। आई होप यू गेट वेरी क्लियर बच्चों, 1 तो हमारे दिमाग में फिट हो ही गया है, तो 1 को हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं मेरे बच्चों, 1 को हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं मेरे बच्चों, 1 तो दिमाग में फिट हो ही गया है। तो 1 में जो करते थे 2 में क्या कर, जैसे ही क्वेश्चन आएगा, और हम सेकंड सिचुएशन वाले हैं, 8-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कंट्रोल आ जाएगा। पहले 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत होगी, मतलब जब भी 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो उस दिक्कत को कभी कंफ्यूजन का नाम मत दे देना। बच्चे को ना बड़ी दिक्कत होती है, जब कुछ नहीं समझ में आता तुरंत बोलता है कंफ्यूजन हो रहा है। अरे भाई कंफ्यूजन नहीं है, इट्स नथिंग बट लैक ऑफ प्रैक्टिस। और जैसे उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और दिमाग ट्रेन हो गया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस मेरा आपसे कहना यही है, हम सिचुएशन 2 में क्या करने वाले हैं ये कभी याद नहीं रखेंगे, ये कभी, ये जो मैंने बताया ना आपको, ये कभी याद नहीं रखेंगे। अगर ऐसा याद रखने जाएंगे तो पागल बन जाएंगे। जब भी सिचुएशन 2 का क्वेश्चन होगा तो हमें क्या सोचना है कि सिचुएशन 1 में क्या करते थे, उसका अपोजिट करेंगे। अब हर किसी का लॉजिक समझने जाएंगे तो टाइम भी बहुत जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने फंडामेंटली आपको सारी बातें बराबर से बता दी। तो फंडामेंटली मैंने आपको लॉजिक भी क्लियर कर दिया है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया है, लेकिन हर चीज के पीछे लॉजिक नहीं, लॉजिक के पीछे भागना भी इलॉजिकल है, क्योंकि लॉजिक कभी स्पीड नहीं देगा, लेकिन विदाउट लॉजिक आगे बढ़ नहीं सकते। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो आई होप यू गेट माई पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से। मैं जो बातें बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रही है। तो अब मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको मुझे आंसर करना है, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको मुझे आंसर करना है। सिचुएशन 1 में है, करेक्ट है, सिचुएशन 1 में है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, सिचुएशन 1 में है करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग इनकम क्या करेंगे? ये इनकम है, ये क्या है, एक्सपेंस है, ये भी इनकम है, ये क्या है, एक्सपेंस है। मैंने पूछा करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग इनकम क्या करेंगे 1 में, ऐड। तो बताओ 2 में क्या करेंगे, लेस, करेक्ट है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1 में क्या करेंगे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1 में क्या करेंगे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1 में क्या करेंगे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1 में क्या करेंगे, ऐड। तो बताओ 2 में क्या करेंगे, लेस, 2 में क्या करेंगे, लेस। सिचुएशन 1 में प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग इनकम क्या करेंगे, लेस। बताओ 2 में क्या करेंगे, ऐड, 2 में क्या करेंगे, ऐड। सिचुएशन 1 में प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करेंगे, सिचुएशन 1 में क्या करेंगे, सिचुएशन 1 में क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, ऐड, तो प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे, लेस, प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे, लेस, करेक्ट है। सिचुएशन 1 में करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस क्या करें, सिचुएशन 1 में करंट ईयर में रिसीव्ड एडवांस इनकम की बात कर रहा हूं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर क्या करेंगे, सिचुएशन 1 में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर क्या करेंगे, सब कह रहे हैं लेस। सिचुएशन 1 में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर क्या करेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर क्या करेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर क्या करेंगे, ऐड। परफेक्ट है, सबका आंसर टकाटक है, सबका आंसर टकाटक है। वापस पूछ रहा हूं, सिचुएशन 1 में एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इन करंट ईयर क्या करेंगे, सिचुएशन 1 में एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इन करंट ईयर क्या करेंगे, ऐड। सिचुएशन 1 में एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर क्या करेंगे, लेस। परफेक्ट है, परफेक्ट है, लेस। सिचुएशन 1 में एक्सपेंस पेड इन एडवांस इन करंट ईयर, एक्सपेंस पेड इन एडवांस इन करंट ईयर क्या करेंगे, लेस। सब बच्चे आंसर करेंगे, क्या करेंगे उससे, लेस। सिचुएशन 1 में एक्सपेंस पेड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर, एक्सपेंस पेड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर क्या करेंगे, क्या करेंगे, ऐड। अब मुझे बताओ सिचुएशन 1 में चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, आपको नहीं लगता है करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड करते हैं तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। प्रीवियस की आउटस्टैंडिंग इनकम क्या करते हैं, लेस करते हैं, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी क्या करते हैं, लेस करते हैं।
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो एक्सपेंस पेड इन एडवांस इन करंट ईयर क्या करते हैं, लेस करते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस करते हैं, ऐड करते हैं। तो एक्सपेंस पेड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कुछ सिमिलैरिटीज समझ में आ रही है क्या? याद रखने की टेक्निक समझ में आ रही है क्या बेटा? पूरा बराबर होना चाहिए, लेकिन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। लॉजिक समझ लिया, 5-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ऑटोमेटिक रट्टा हो जाएगा। हम और पूरा अकाउंट्स बनता किससे है? द होल अकाउंट्स, पूरा अकाउंट्स किससे बनता है? इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटीज, खत्म। पूरा अकाउंट्स जो बनता है वो किससे बनता है? इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर आपको इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटीज से खेलना आ गया कि उसको सोचना कैसे है, तो आपका काम खत्म। इंटरमीडिएट तक कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 टिल इंटरमीडिएट। जो मैं बोल रहा हूं ये समझ में आया क्या? आई होप यू गेट माय पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से। मैं सिचुएशन की सोचने की टेक्निक सिखा रहा हूं, सिचुएशन 2 में सोचने की टेक्निक सिखा रहा हूं, सिचुएशन 2 में सोचने की टेक्निक सिखा रहा हूं। सुनो मेरी बात को ध्यान से। सिचुएशन 2 में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से कहां पे जाना है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट तक जाना है। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट तक जाना है। सिचुएशन 2 में है, सोचना कैसे है ये बताता हूं, सोचना कैसे ये बताता हूं। सिचुएशन 2 में है और आया करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इनकम, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इनकम, ये एक एडजस्टमेंट है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इनकम एक एडजस्टमेंट है। तो सोचना है 1 में क्या करते थे, ऐड, तो 2 में क्या करेंगे, 2 में क्या करेंगे, लेस। क्या करेंगे इसको, लेस। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? रिपीट कर रहा हूं वापस। सिचुएशन 2 में है, वेयर वी आर इन सिचुएशन 2, वी आर इन सिचुएशन 2, और सिचुएशन 2 में एडजस्टमेंट आई, और एडजस्टमेंट क्या आई, इनकम आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। तो कैसे सोचना ये समझा रहा हूं। ओके, इनकम आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, ओके, हम 1 में क्या करते थे, 1 में तो ऐड करते थे, तो यहां पे क्या करेंगे, लेस करेंगे। ये सोचने का तरीका, ये सोचने का तरीका। यू ऑल अग्रीड विद मी, यू ऑल अग्रीड विद मी। मैंने जो बोल रहा हूं ये समझ में आ रहा है? सोचोगे, मैं जैसे सोच रहा हूं वैसे आपको भी सोचना है। एक और एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल। सिचुएशन 2 में है इनकम आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, इनकम आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। ओके, सोचना है प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग इनकम हम 1 में क्या करते थे, लेस करते थे, तो यहां पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसको कभी याद मत रखना, 2 को कभी याद मत रखना। 2 को याद रखने जाओगे तो इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दोगे कि वो कभी कनेक्ट नहीं होगा आपको। इसीलिए आई डू रिक्वेस्ट यू हम्बली कि आप 2 को कभी याद नहीं रखोगे। इज दैट क्लियर? सिर्फ 1 को याद रखना है, जो भी याद रखना है 1 को याद रखना है, 2 को कभी याद मत करना। 2 को याद रखने जाओगे तो बड़ी मतलब इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और कहीं ना कहीं मिस्टेक कर बैठो। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर, सिचुएशन 2 में इनकम रिसीव्ड एडवांस इन करंट ईयर, सिचुएशन 2 में है। सोचना है 1 में क्या करते थे, लेस करते थे, तो यहां पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मैं सिर्फ सोचने का तरीका सिखा रहा हूं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर, ओके, सिचुएशन 2 में है, तो 1 में क्या करते थे, 1 में करते थे ऐड, तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, लेस करेंगे। यहां पे क्या करेंगे, लेस करेंगे। सिचुएशन 2 में है एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, ओके, 1 में क्या करते थे, ऐड करते थे, तो यहां पे क्या करेंगे, लेस करेंगे। सिचुएशन 2 में है एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, ओके, 1 में क्या करते थे, 1 में क्या करते थे, 1 में क्या करते थे, लेस करते थे, तो यहां पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, 2 में उसका उल्टा करना है। इज दैट क्लियर? ओके, एक्सपेंस पेड इन एडवांस इन करंट ईयर, एक्सपेंस पेड इन एडवांस इन करंट ईयर, ओके, 1 में होते तो क्या करते, लेस करते, तो यहां पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहां पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक्सपेंस पेड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर, एक्सपेंस पेड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर, एक्सपेंस पेड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर। हाँ, 1 में होता तो क्या करते थे, ऐड करते थे, तो यहां पे क्या करेंगे, लेस करेंगे। यहां पे क्या करेंगे, लेस करेंगे। मैंने इतना जो टाइम स्पेंड किया है वो मैंने इसीलिए किया है कि ताकि आपको अप्रोच समझ में आ जाए
मैं अभी भी कह रहा हूं 2 के कोई भी ट्रांजैक्शन को या सिचुएशन 2 के कोई भी ट्रांजैक्शन को याद नहीं रखना है। जब भी सिचुएशन 2 में कोई भी ट्रांजैक्शन आएगा तो आपका सोचने का तरीका क्या होना चाहिए? सॉल्व करेंगे, दिमाग अपने आप चल स्टार्ट हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आते हैं तो ध्यान ये रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो सिर्फ करंट ईयर की इनकम होती है या करंट ईयर का एक्सपेंस होता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैश एज वेल एज नॉन कैश ट्रांजैक्शंस दोनों को रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज करता है, चाहे वो करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो। मेरी बात समझ में आई तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट करूं क्या आपको? इफ यू अंडरस्टूड माय पॉइंट, ये मैंने जो समझा ये समझ में अगर आया है तो मे आई प्रोसीड फॉर क्वेश्चंस? ओके, स्टार्ट करते। मैंने आज कुछ पीडीएफ आपके ग्रुप पे अपडेट किया था, उसी पीडीएफ पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 हम क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 नहीं है क्या आपके पास हितस्वी? यू डोंट हैव? हाँ, ओके, रीड किया आपने क्वेश्चन नंबर 29? चलो हम स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 29। लिसन मी केयरफुली नाउ, मेरी बातों को सुनना ध्यान से। Prepare a receipts and payment account of Woodburn Club for the year ended 31st December 2016। हमें वुडबर्न क्लब का रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है और हमारे पास क्या अवेलेबल है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अवेलेबल है, और इसकी हेल्प से वी नीड टू प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। ओके, मुझे बताओ, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब भी बनाओगे तो एक बार ध्यान रखना कि आप जब भी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो आप एटलीस्ट 2 लाइन नहीं 3 लाइन ब्लैंक छोड़ के स्टार्ट करोगे। एटलीस्ट यू विल लीव 2-3 लाइंस ब्लैंक, देन यू विल राइट। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे, क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में या ओपनिंग बैलेंस होता है और दूसरा क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है, और ये जो वैल्यूज रहेगी आपकी बैलेंसिंग फिगर होगा। ये क्या होगा? आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। इसीलिए रिपीट कर रहा हूं, whenever you prepare receipts and payment account, you got to make sure आप 3 लाइन ब्लैंक छोड़ के लिखना स्टार्ट करोगे। You will leave at least 3 lines blank, then you will write. Agreed? Okay, आगे बढ़ता हूँ। 2 salaries चेक करो। सैलरी, एक बात ऑलवेज याद रखना, मैं आपको एक बात समझा दूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर यहाँ पे लिखा है 2 सैलरीज, 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल, 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो ये सब क्या है? करंट ईयर का एक्सपेंस है। यहां पे लिखा है बाय सब्सक्रिप्शन, बाय अदर इनकम। एक सेकंड, मेरी बात को सुनोगे ध्यान से। अगर ये सैलरी को लेके कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको ये मानना पड़ेगा
कि जितना करंट ईयर का एक्सपेंस है उतना करंट ईयर का पेमेंट भी है, उतना करंट ईयर का पेमेंट भी है। रिपीट कर रहा हूं, मान के चलो सैलरी है 10,000 रुपीज, करेक्ट है, एंड देयर इज नो अदर एडजस्टमेंट इन विद रिस्पेक्ट टू सैलरी, देयर इज नो अदर एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू सैलरी। इन दैट सिचुएशन you got to assume that उस सिचुएशन में आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा। सर क्या अज्यूम करना पड़ेगा? आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि जितना करंट ईयर का एक्सपेंस है उतना ही करंट ईयर का पेमेंट भी है, करंट ईयर का पेमेंट भी है। रिपीट कर रहा हूं, मान के चलो इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 रुपीज है एंड देयर इज नो एडजस्टमेंट टू इट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्या मानोगे? क्या ये 5,000 करंट ईयर का एक्सपेंस है? अगर करंट ईयर का एक्सपेंस है तभी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट बना ना। क्या ये 5,000 करंट ईयर का एक्सपेंस है? अगर ये करंट ईयर का एक्सपेंस था तभी जाके तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट बना। अगर ये करंट ईयर का एक्सपेंस होता ही नहीं तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट बनता ही नहीं। अगर इसके रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो मान लेना करंट ईयर का जितना एक्सपेंस था उतना ही करंट ईयर का क्या है? पेमेंट है। करंट ईयर का क्या है? पेमेंट है। मान के चलो सब्सक्रिप्शन है 1 लाख रुपीज, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा, इसका मतलब ये है ये करंट ईयर की इनकम है। आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा, उसका मतलब क्या हुआ? ये करंट ईयर की इनकम है। अगर ये करंट ईयर की इनकम है तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे। अगर ये करंट ईयर की इनकम है तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या जितना इनकम है क्या उतना रिसीट भी होगा? क्या क्या जितनी इनकम है क्या उतनी रिसीट भी होगी? क्या उतनी क्या होगी? रिसीट भी होगी क्या? ओके, मैंने कहा सब्सक्रिप्शन 1 लाख रुपीज है। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा उसका मतलब क्या हुआ? ये करंट ईयर की इनकम है। ये क्या करंट ईयर की इनकम है और सब्सक्रिप्शन को लेके कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। सब्सक्रिप्शन को लेके कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो व्हाट विल बी योर अजम्पशन? क्या जितनी इनकम होगी क्या उतना रिसीट भी होगा? क्या क्या उतनी रिसीट भी होगी? क्या दर्शना समझ में आया? क्या दर्शना, आयुष समझ में आया क्या आपको मैंने क्या बोला? यू अंडरस्टूड कि shall I repeat again? एक और एग्जांपल ले रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। क्या लिखा हुआ है? बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। लिसन मी केयरफुली। बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 50,000 रुपीज। तो मुझे बताओ, और इस इंटरेस्ट को लेके कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो मुझे बताओगे दर्शना, आयुष, मुझे बताओगे क्या ये 50,000 करंट ईयर की इनकम है? ऑफ कोर्स करंट ईयर की इनकम है, तभी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉग्नाइज ओनली सच इनकम व्हिच आर ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली। तो मुझे बताओ क्या 50,000 करंट ईयर की इनकम है? हाँ, ये करंट ईयर की इनकम है, तो हम मानेंगे जितनी इनकम है उतनी रिसीट भी होगी, उतनी क्या होगी? रिसीट भी होगी। लेकिन ये कब मानेंगे? जब उस पर्टिकुलर आइटम को लेके कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। नाउ यू अंडरस्टूड। अगर समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलो, डाउट पूछोगे। दर्शना समझ में आया क्या? ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हमें क्या बनाना है। क्वेश्चन नंबर 29 में व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर, वी नीड टू प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, मैंने यही बताया कि जब भी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे 2-3 लाइन ब्लैंक छोड़ दोगे। टू सैलरीज, चेक करो सैलरीज को लेके कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? सैलरीज को लेके कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रही, आपको दिखाई दे रही है क्या? नहीं है, तो क्या करोगे? क्या रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ये रिसीट है तो ये क्या है? पेमेंट है। तो क्या जितना एक्सपेंस होगा क्या उतना पेमेंट भी होगा? क्या, तो क्या लिखेंगे? बाय सैलरीज। कितना लिखोगे? 700 रुपीज। कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन बेटा इसमें? उसके बाद क्या है? जनरल एक्सपेंस। चेक करो जनरल एक्सपेंस को लेके कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि नहीं है? कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या अज्यूम करोगे? जितना करंट ईयर का एक्सपेंस है क्या उतना करंट ईयर में पेमेंट भी हो गया होगा? क्या, तो जनरल एक्सपेंस कितना होगा? 200 रुपीज। कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन? सबको समझ में आ रहा है कि बेटा यहाँ पे? व्हाट नेक्स्ट? डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। ओके, डेप्रिसिएशन कहाँ पे लिखेंगे? पेमेंट साइड पे लिखना। बाय डेप्रिसिएशन, ये एक्सपेंस है ना बेटा, तो पेमेंट साइड पे लिखना डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। सभी लोग तो नहीं,
हाँ सब बोल रहे हैं नो नो नो, मुस्कान बोल रही है नो नॉन कैश, हितश्री बोल रही है नॉन कैश नो, अनुष्का तनुष्का बोल रही है नो, बाकी सबका हाँ है क्या? बाकी सब हाँ बोल रहे हैं क्या? शुभम बोल रहे हैं नो, बाकी सबका सोचना क्या हाँ है क्या? तो बाकी सबका आंसर क्यों नहीं आ रहा है? सार्थक बोल रहा है नो, विवेक बोल रहा है नो। करेक्ट बेटा, ये तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। सर आपका दिमाग खराब हो गया है, आपको समझ में क्यों नहीं आता है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉग्नाइज ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, और ये तो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं, इसीलिए डेप्रिसिएशन विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ योर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ओके सर, अभी आपको समझ में आया, चलो वेरी गुड, थोड़ा बहुत तो समझ में आया। सरप्लस, सरप्लस है मतलब पैसा आया, तो क्या लिखोगे आप उसको? सरप्लस को यहां पे लिखना टू सरप्लस, क्या लिखोगे? टू सरप्लस। हाँ दर्शना क्या रिपीट करूं? दर्शना बोल रही है रिपीट करो बेटा, क्या रिपीट करूं बेटा? रिपीट क्या करूं, वो तो फटाफट लिख के बेटा बता। डेप्रिसिएशन रिपीट करूं? अरे यार ये गजब है, बच्चे बताते भी नहीं है। यस, डेप्रिसिएशन रिपीट करूं? ओके, डेप्रिसिएशन यार क्या डेप्रिसिएशन यहां पे आएगा? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कभी डेप्रिसिएशन आता है दर्शना? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉग्नाइज ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, वो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉग्नाइज करता है। तो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन है, क्या वो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, मैंने वही बताया था। अब क्लियर हो गया क्या? ओके, अब क्लियर हो गया क्या दर्शना? सरप्लस था, क्या था यहाँ पे? सरप्लस था। तो बताओ सरप्लस, आपके देखो ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस दिया हुआ है, तो सरप्लस को कहां पे लिख दोगे? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिख दो 200 रुपया। बोलो हाँ, बोलो हाँ। सब ना बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ हाँ ही बोलना पड़ेगा। वो तो कैपिटल में जाएगा। रिया बोल रही है, अनुष्का तनुष्का बोल रही है नो, दर्शना आयुष बोल रहा है नो, विवेक बोल रहे हैं नो, शुभम बोल रहा है नो, बाकी सब बच्चे वैभवी वाड़कर कहाँ पर हैं? ओम बोल रहा है नो, ये तो कैपिटल फंड में जाएगा। हाँ हाँ, ओके, इसका मतलब आपका सरप्लस यहाँ पर नहीं आएगा। ये सभी बच्चों ने एकदम टकाटक, सभी बच्चों ने नहीं, थोड़े बहुत बच्चों ने ही सोचा, लेकिन टकाटक करेक्ट सोचा। सरप्लस कभी क्या रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखा आपने ना? तो सरप्लस कहाँ जाता है? सरप्लस तो ऑलवेज कैपिटल फंड में ऐड होता है। तो ये तो बैलेंस शीट बनानी होती तो ये कहाँ चला जाता? कैपिटल फंड में ऐड होता। ओके सर, अभी समझ में आ गया। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। चलो डन। आगे क्या लिखा है? डोनेशन चेक करो, डोनेशन को लेके कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है क्या? डोनेशन को लेके कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है क्या? देख लो ना, दिया है क्या? नहीं दिया है। तो मान लो जितना जितना इनकम है, क्या उतना रिसीट भी तो होगा ना? विदाउट रिसीट इनकम कहां से आई होगी बेटा? तो क्या डोनेशन क्या रिसीट साइड में लिख सकते हैं क्या? बताओ डोनेशन कितना लिखेंगे रिसीट साइड में? 420। इसमें कोई भी डाउट? इसमें कोई भी डाउट बेटा? उसके बाद क्या है? सब्सक्रिप्शन, क्या सब्सक्रिप्शन को लेके इंफॉर्मेशन है? हाँ है बेटा, सब्सक्रिप्शन को लेके इंफॉर्मेशन है। तो मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की इनकम कितनी है, और करंट ईयर है कौन सा? पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये 2015, ये तो प्रीवियस ईयर है, क्योंकि करंट ईयर कौन सा है? करंट ईयर तो 16 है। करंट ईयर कौन सा है? 16 है। तो मुझे बताओ नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा? 17 होगा। क्या होगा? 17। बताओ सब्सक्रिप्शन की करंट ईयर की इनकम कितनी है? बेटा सब्सक्रिप्शन की करंट ईयर की इनकम है 800 रुपीज। कितनी है? 800 रुपीज। अब मुझे सोच के बताओगे क्या लिखा हुआ है? Adjustment were also to be made for the following items. Subscription for 2015 outstanding on 1st Jan 2016 rupees 80। मुझे बताओ 1st Jan 2016 को जो आउटस्टैंडिंग था वो कितना था? 80 रुपीज था। बिगिनिंग में जो आउटस्टैंडिंग होता है क्या वो प्रीवियस ईयर का ही होता है क्या? वो कौन सा होता है? प्रीवियस ईयर का ही होता है क्या? बट ₹72 ओनली ऑफ दिस अमाउंट वर रियलाइज्ड इन 2016। 80 रुपीज प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, लेकिन करंट ईयर में कितना रिसीव हुआ? सिर्फ 72 रुपीज रिसीव हुआ। कितना रिसीव हुआ? 72 रुपीज रिसीव हुआ। चलो देखते हैं प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सिचुएशन 1 में क्या करते थे? सिचुएशन 1 में क्या करते थे? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सिचुएशन 1 में क्या करते थे? लेस
तो बताओ सिचुएशन 2 में क्या करेंगे, ऐड। लेकिन ऐड कितना करेंगे, 80 रुपीज की 72 रुपीज। ऐड कितना करेंगे, 80 रुपीज की 72 रुपीज। ऐड कितना करेंगे, अरे मुस्कान ने कहा 80 रुपीज, अरे मुस्कान गलत। प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना था, 80 रुपीज था, और करंट ईयर में उसमें से कैश कितना मिला, 72 ही मिला। अभी भी 8 रुपीज क्या है, स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो करंट ईयर का कैश, करंट ईयर में प्रीवियस ईयर का कैश कितना आया है, 72 ही आया है। तो मुस्कान क्या 80 रुपीज ऐड करेंगे कि 72 रुपीज ऐड करेंगे? मुस्कान समझ में आया? अभी भी डाउट है, कंफ्यूजन है कि समझ में आ गया? ओके, तो कितना ऐड करेंगे, 72 ऐड करेंगे। बेटा ऐड लेस जब भी करो तो एटलीस्ट बिट ऑफ कॉमन सेंस अप्लाई करना, बिट ऑफ कॉमन सेंस अप्लाई करना बेटा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2015 वर ₹20। एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला था 20 रुपीज का। बताओ प्रीवियस ईयर का एडवांस सिचुएशन 1 में क्या करते थे, सिचुएशन 1 में क्या करते थे, सिचुएशन 1 में क्या करते थे, प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस क्या करते थे, ऐड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेस। तो क्या 20 रुपीज लेस कर सकते हैं क्या, 20 रुपीज क्या कर सकते हैं, लेस करेंगे कि नहीं करेंगे? आगे क्या लिखा हुआ है, एंड 31 दिसंबर 2016 वर 16। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2015 वेर ₹20 एंड 31 दिसंबर 2016 वेर ₹16। करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस कितना है, 16 रुपीज है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ करंट ईयर में जो एडवांस में मिला होगा क्या वो नेक्स्ट ईयर का होगा क्या? सिचुएशन 1 में क्या करते थे, लेस करते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या 16 रुपीज ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, 16 रुपीज क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? ओके, सब्सक्रिप्शन फॉर 2016 आउटस्टैंडिंग एट 31 दिसंबर 2016 वेर ₹28। 16 का आउटस्टैंडिंग कितना है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 28 रुपीज है। कितना है, 28 रुपीज है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सिचुएशन 1 में क्या करते थे, ऐड करते थे। तो सिचुएशन 2 में क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो मुझे बताओ क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो ये एडलेस करने के बाद आपका सब्सक्रिप्शन कितना आ रहा है, ये एडलेस करने के बाद सब्सक्रिप्शन कितना आ रहा है, ये एडलेस करने के बाद सब्सक्रिप्शन कितना आ रहा है, जरा चेक करके बताओगे कितना आ रहा है? 840। सबने आंसर दिया 840। ओके 840 आ रहा है। तो कैसे लिखोगे, क्या सब्सक्रिप्शन की रिसीट, हाँ ये सब्सक्रिप्शन एज पर, हाँ मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ क्या ये सब्सक्रिप्शन एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट था, और ये क्या बन गया, सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आई होप यू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर, आई होप यू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर। तो मुझे बताओ यहाँ पे लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन, क्या लिखेंगे, टू सब्सक्रिप्शन कितना लिखेंगे 840, और यहाँ पे वर्किंग नोट जो भी रहेगा उसे इंटीग्रेट कर देना, वर्किंग नोट जो भी रहेगा उसे इंटीग्रेट कर देना। उसके बाद क्या दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, सन्ड्री एसेट्स ऑन 1 Jan 2016 वर ₹1040 and sundry assets after depreciation were 1080 on 31st December 2016, and cash in hand on 31st December 2016 was ₹264। 31st December 2016 क्या ये एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर है, और एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर का कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड है कितना दिया हुआ है 264। क्या मैं उससे बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिख सकता हूँ, क्या क्या लिख सकता हूँ, बाय बैलेंस कैरिड डाउन? इसमें किसी को दिक्कत है, इसमें किसी को दिक्कत है? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। इक्विपमेंट को लेके मैं प्रेफर करूंगा कि आप अकाउंट बनाओ, क्या बनाओ, इक्विपमेंट को लेके, इक्विपमेंट को लेके यू प्रिपेयर वन अकाउंट, वर्किंग नोट में एक अकाउंट बनाओगे, वर्किंग नोट में एक अकाउंट बनाओगे, और मैंने आपको अकाउंट बना के मिसिंग वैल्यूज फाइंड करना सिखाया है। क्या मुझे बताओ इक्विपमेंट एसेट है, यस एसेट है। क्या एसेट का बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस होता है, हाँ डेबिट बैलेंस होता है। क्या इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, देखो ना सन्ड्री एसेट्स लिखा है ना, वो आपका इक्विपमेंट होगा। सन्ड्री एसेट्स जो लिखा हुआ है उसे इक्विपमेंट कह दो, नहीं इक्विपमेंट वर्ड यूज ही नहीं हुआ है ना, तो हम सन्ड्री एसेट्स ही वर्ड यूज करते हैं। हाँ सन्ड्री एसेट्स लिखा है ना बेटा, सन्ड्री एसेट्स जो लिखा है, मैं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट ही बना लूं, इक्विपमेंट वर्ड यूज हुआ ही नहीं है, तो मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ, सन्ड्री एसेट्स। मतलब सन्ड्री एसेट्स बना रहा हूँ। सन्ड्री एसेट्स क्या उसका ओपनिंग बैलेंस है, तो क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एसेट्स का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, और ये कितना दिया हुआ है 1040। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या बच्चों? क्या एसेट्स का बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस भी दिया हुआ है क्या, तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। देखो ना आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1080। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है क्या?
मुझे बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, क्या आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एसेट पे डेप्रिसिएशन की बात की है क्या? हाँ सर किया है। तो बताओ एसेट पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है? 120 रुपीज। कितना चार्ज किया है? 120 रुपीज। और डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या आती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। आई होप यू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर। ये जो मैंने बोला ये आपको समझ में आया होगा, ये जो मैंने बोला ये आपको समझ में आया होगा। ये जो मैंने एंट्री लिखी है आपको समझ में आई होगी। इसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछोगे। ये जो मैंने एंट्री लिखी ये आपको समझ में आई होगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। अब चेक कर लो, बाकी तो कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में सन्ड्री एसेट्स को लेके नहीं दिया है। तो बताओ सन्ड्री एसेट्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है? सन्ड्री एसेट्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है? डेबिट साइड पे आ रहा है कि क्रेडिट साइड पे आ रहा है? डेबिट साइड पे आ रहा है कि क्रेडिट साइड पे आ रहा है? डेबिट साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड? डेबिट साइड कितना डिफरेंस आ रहा है चेक करके बताओ। डिफरेंस कितना आ रहा है चेक करके बताओ। डिफरेंस कितना आ रहा है चेक करके बताओ। 160 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है क्या? 160 रुपीज। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, डेबिट साइड पे जो भी डिफरेंस आता होगा वो आपको क्या लग रहा है? डेबिट साइड का डिफरेंस क्या होगा? डेबिट साइड पे जो भी डिफरेंस आया होगा, परचेज क्या? परचेज ऑफ एसेट्स होगा ना। परचेज ऑफ क्या होगा? एसेट्स होगा। तो क्या मैं यहाँ पे टू कैश ऑब्लिक बैंक लिख सकता हूँ क्या? और डैश करके क्या लिखूंगा? परचेज ऑफ एसेट्स। परचेज ऑफ एसेट्स। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। मैं किस तरह से अकाउंट्स प्रिपेयर करके मिसिंग वैल्यूज फाइंड करता हूँ, क्या ये आपको समझ में आया क्या? मैं किस तरह से अकाउंट्स प्रिपेयर करके मिसिंग वैल्यूज फाइंड कर रहा हूँ, क्या ये आपको समझ में आया क्या? आप अगर अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करते तो भी फाइंड कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। सर कैसे फाइंड कर सकते थे? देखो ऐसे, क्या एसेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस मतलब 1 Jan 2016 वाला बैलेंस। मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 1040। हाँ, फिर देखो ना, क्या आपके पास क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है? क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 1080। क्या क्लोजिंग बैलेंस, क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या आउटर कॉलम में आता है क्या? और क्लोजिंग बैलेंस क्या डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आता है क्या? और डेप्रिसिएशन कितना है? 120 रुपीज का है। डेप्रिसिएशन कितना है? 120 रुपीज का है। तो क्या हमने लेस डेप्रिसिएशन किया होगा? क्या क्या किया होगा? लेस डेप्रिसिएशन। तो हमने डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये बैलेंस आया होगा, आउटर कॉलम में ये बैलेंस गया होगा। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, डेप्रिसिएशन के पहले वाला बैलेंस कितना होगा? 1080 में 120 ऐड करो। 1080 में 120 ऐड करो, कितना आ रहा है बताओ मुझे? 1080 में 120 ऐड करके बताओ कितना आ रहा है? 1080, हाँ 1200 रुपीज। कितना आएगा आपका? 1200 रुपीज। कितना आएगा आपका? 1200 रुपीज। समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो मैं क्या समझा रहा हूँ। मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, क्या 1200 में से 120 जब माइनस किया होगा तभी जाके 1080 मिला होगा? तो 1080 में 120 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 1200 मिलेगा। तो बताओ 1040 और 1200 के बीच में डिफरेंस कितने का है? देख लो, 160 रुपीज का डिफरेंस है। आपको नहीं लगता है 160 रुपीज का डिफरेंस मतलब क्या करंट ईयर में कुछ एसेट्स और ऐड हुई है? मतलब एसेट्स क्या हुआ है? परचेज हुआ है क्या? एसेट्स क्या हुआ है? परचेज हुआ है। इसको रीड करते हैं। 10 ओपनिंग बैलेंस था, इतनी की एसेट और परचेज की, तो टोटल कितना हो गया? 1200 हो गया। उसमें से 120 का डेप्रिसिएशन माइनस किया तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितने का आ गया? 1080 का आ गया। क्या इसी बात को क्या मैं अकाउंटिंग फॉर्म में भी लिख सकता हूं क्या? 1040 ओपनिंग बैलेंस था, उसमें 160 ऐड कर दिया, तो बताओ ये कितना हो गया? 1200 हो गया। उसमें से 120 माइनस कर दिया, तो मुझे बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितने का आ गया? 1080 का आ गया। बट मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अकाउंट बना के वर्किंग नोट बना लेना, तो उससे अकाउंट्स पे भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको ये सीए इंटरमीडिएट लेवल पे बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। तो आई डू रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ देम, यू प्रिपेयर अकाउंट्स एंड यू फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। तो अब मुझे बताओ, ये परचेज कहाँ जाता है? ये परचेज कहाँ जाता है? परचेज करने से पैसा आया कि पैसा गया? कैश गया। तो कैश गया तो आपको नहीं लगता है ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के, ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आना चाहिए? ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के कहाँ पे आना चाहिए? क्रेडिट साइड पे आना चाहिए। और आप लिखोगे यहाँ पे बाय परचेज ऑफ एसेट्स, कितना लिखोगे? 160 रुपीज। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। और कैरिड डाउन बैलेंस कितना था? कैरिड डाउन बैलेंस कितना था? 264 का था। कैरिड डाउन बैलेंस कितना था? 264 का था। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ,
अभी भी आपके रिसीट, देखो मैंने गलती कर दी थी, आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे डिफरेंस आता होगा, और ये जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी योर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या होगा, ये मैंने कहा था ना 2 लाइन ब्लैंक छोड़ना, 2 लाइन ब्लैंक छोड़ना, तो ये आपका जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी योर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। ये कौन सा बैलेंस होगा, आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। और चेक करो क्या ये 64 रुपीज आ रहा है क्या, ये चेक करके बताओ क्या ये 64 रुपीज आ रहा है क्या आपका। मैंने जो समझा ये समझ में आया कि नहीं आया आपको, डिड यू अंडरस्टैंड दिस। आपका डिफरेंस आ रहा है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, और डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड पे, और जो डेबिट साइड पे डिफरेंस आएगा वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस ही होगा। तो मे आई राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या मैं उसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख सकता हूं क्या। मैंने इसीलिए कहा था जब भी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो आप 2 लाइन ब्लैंक छोड़ोगे, वो 2 लाइन ब्लैंक नहीं छोड़ोगे तो आपका प्रेजेंटेशन इस तरह से मैसअप हो जाएगा। मैंने ये पूरा क्वेश्चन समझाया, समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन समझाया, अगर ये समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं, रिपीट कर रहा हूं, इसे हम सिचुएशन 2 वाले क्वेश्चन कहेंगे। सिचुएशन 2 वाले क्वेश्चन में ऑलवेज ये ध्यान रखना, जो सिचुएशन 1 में करते थे उसका अपोजिट करेंगे। ऑलवेज ध्यान रखना, जो सिचुएशन 1 में करते थे उसका अपोजिट करेंगे। नंबर 2, depreciation and surplus deficit, depreciation surplus deficit will never be a part of your receipts and payment, will never be a part of your receipts and payment account, correct hai। depreciation surplus or deficit will never be a part of your receipts and payment account। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सैलरी दिया है, टू सैलरी लिखा है और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम क्या अजम्पशन लेंगे, जितना करंट ईयर का एक्सपेंस है क्या उतना ही करंट ईयर का पेमेंट होगा क्या। अगर आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय सब्सक्रिप्शन लिखा है और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम क्या अजम्पशन लेंगे, क्या जितनी करंट ईयर की रिसीट है क्या उतनी करंट ईयर की इनकम होगी क्या, क्या उतनी करंट ईयर की इनकम होगी क्या। अब मैंने ये जो बोला ये समझा तो हाँ, नहीं समझा तो ना, ये समझो हाँ, नहीं समझा तो ना, ये समझा तो हाँ बोलोगे, नहीं समझा तो ना बोलोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन 30 पे आ जाओ। कम टू इलस्ट्रेशन 30, कम टू इलस्ट्रेशन 30। कम टू इलस्ट्रेशन 30। क्या लिखा है 30 में, चेक करो एक बार। From the following income and expenditure account and balance sheet of a club, prepare its receipts and payment account and subscription account। कौन सा अकाउंट बनाना है आपको, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। बताओ सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना आता है कि सिखाना पड़ेगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, तो बताओ 31 मार्च 2017 का बनाना है तो कॉमन सेंस अप्लाई करना बेटा, कॉमन सेंस अप्लाई करना। तो आपका करंट ईयर कौन सा होगा, करंट ईयर होगा 16 17। तो बताओ प्रीवियस ईयर कौन सा होगा 15 16। तो बताओ नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा 17 18। कौन सा होगा आपका 17 18। यू अग्रीड विद दिस, ये कौन सा हो जाएगा आपका 17 18। ऑल गुड एंड कनेक्टेड, ओके। आता है क्या क्या लिखा है चेक करते हैं। हमें बनाना है, हमें प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन कौन सा सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 30। हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी फॉर द ईयर एंडेड क्या होगा 31 मार्च 2017 होगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी है, कल बैलेंस शीट की डेट ध्यान से रीड करना, बैलेंस शीट की डेट ध्यान से रीड करना। क्लोजिंग बैलेंस शीट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, क्लोजिंग बैलेंस शीट इज गिवन इन योर question, so you read always balance sheet date very carefully, and apart from this you need to prepare subscription account also, you also need to prepare subscription account। तो considering this I think मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सारे एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं। चेक कर लेते हैं। अपकीप ऑफ ग्राउंड, अपकीप ऑफ ग्राउंड का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड। चेक करो उसको लेके कोई भी इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन है अब, हाँ है ना,
The following adjustments have been made in the above accounts. Upkeep of ground of rupees 600 and printing rupees 240 relating to 2015-16 were paid in 16-17. Upkeep of ground जो 600 रुपीज 15-16 का था उसको कब पे किया? 16-17 में पे किया. इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये एक्सपेंस पेड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर है? सॉरी, क्या लिखा हुआ है? अपकीप ऑफ ग्राउंड रुपीज 600 एंड प्रिंटिंग ऑफ रुपीज 240 रिलेटिंग टू 15-16 वर पेड इन 16-17. मतलब ये 15-16 का था जो 15-16 में पे होना चाहिए था लेकिन पे नहीं किया, तो क्या उसको करंट ईयर में पे कर दिया क्या? तो ये कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया? ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ प्रीवियस ईयर हो गया. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ प्रीवियस ईयर हो गया. तो मुझे बताओ प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सिचुएशन 1 में क्या करते थे? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सिचुएशन 1 में क्या करते थे? लेस करते थे. तो सिचुएशन 2 में क्या करेंगे? ऐड करेंगे. क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे. ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कैसे लिखेंगे उसको? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ये पेमेंट साइड पे जाएगा और क्या लिखोगे आप? बाय अपकीप ऑफ ग्राउंड इनर कॉलम में कितना लिखोगे? 10,000 रुपीज. और क्या इसको ऐड कर दोगे क्या? आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर कितना ऐड करोगे? कितना है? 600 रुपीज. कितना है? 600 रुपीज. आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर. मुझे बताओ अगर बैलेंस शीट बनानी होती तो आपको नहीं लगता है ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आता? ये ओपनिंग बैलेंस शीट में कहां पर आता? लायबिलिटी साइड में आता. आई होप यू डू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर. इसमें कोई दिक्कत या कोई भी डाउट है क्या बेटा आपको? तो क्या मैं 10,600 इस तरह से लिख सकता हूं क्या? लेकिन हमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी नहीं है. समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो डाउट पूछोगे. आगे प्रिंटिंग को लेके सेम एडजस्टमेंट है. तो क्या करोगे? सेम एडजस्टमेंट है प्रिंटिंग को लेके. तो क्या बाय प्रिंटिंग लिखोगे? क्या इनर कॉलम में कितना लिखोगे? 1,000 रुपीज. और उसमें भी क्या ऐड कर दोगे? आउटस्टैंडिंग ऑफ बताओ प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 240 रुपीज. में अभी भी कहता हूं कि जब भी आप सोचोगे तो ऑलवेज ये सोचना कि हितस भी क्या यस्टरडे क्या है? नहीं समझ. यस्टरडे क्या होता है हितस भी? ओके. जब भी सोचेंगे तो ये सोचना कि हम सिचुएशन 1 में क्या करते थे. हम सिचुएशन 1 में जो करते थे उसका एग्जैक्टली अपोजिट सिचुएशन 2 में करेंगे. इज दैट क्लियर टू यू? ओके. सैलरीज चेक करो. सैलरीज को लेके कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? नहीं है. तो क्या मानोगे? जितना एक्सपेंस है क्या उतना ही पेमेंट होगा क्या? उतना ही क्या होगा? पेमेंट होगा क्या? तो बाय सैलरीज कितना आएगा आपका? 11,000 रुपीज. ओके. आगे क्या लिखा हुआ है? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. मैं हैंग हो गया. मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए. मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या करूं. चलो जो मेरा दिमाग मैं वैसा करता हूं. बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. ओके. बच्चा तो कुछ बोल ही नहीं रहा है. नहीं आएगा. काट दो सर उसको. काट दो. ओके. बच्चा बोल रहा है उसे काट दो सर. काट दिया. समझ में आ गया? अरे भाई वीडियो बंद करोगे? ये किसका वीडियो चल रहा है? कौन है नालायक? मेरा वीडियो कहां चला गया? ओके. ऑल गुड. कनेक्टेड. सबको समझ में आ गया बेटा? तो हम उसको नहीं लिखेंगे. आगे क्या लिखा हुआ है?
फिर आ गया डेप्रिसिएशन फर्नीचर टू रेंट। रेंट को लेके कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिख रही है क्या? मुझे तो नहीं दिख रही है, तो हम क्या मानेंगे? तो रेंट को भी यहाँ पे लिख देंगे। रेंट को भी क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे। भाई ये मेरा वीडियो क्या कर दिया है इन लोगों ने? ओके बताओ रेंट कितना लिखेंगे? 600 रुपीज। कितना लिखेंगे रेंट यहाँ पे? 600 रुपीज। व्हाट नेक्स्ट? बाय सब्सक्रिप्शन। चेक करो सब्सक्रिप्शन को लेके कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि नहीं दी है। यस दिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो यहाँ पे आ जाओ, क्या करोगे? टू अच्छा लेकिन सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है ना हमें, तो हम तो अकाउंट बनाएंगे। चलो हम तो अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना, तो हम तो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। बताओ क्या लिखा है सब्सक्रिप्शन में? सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। नहीं सॉरी एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है। तो करंट ईयर की इनकम कितनी है? 17,000। अरे वीडियो बंद करोगे नलायको? करंट ईयर की इनकम कितनी है? 17,320। तो बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? इसकी जर्नल एंट्री आएगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट। तो बताओ कितना होगा ये? 17,320। इसमें कोई दिक्कत है? कोई भी डाउट है क्या बेटा आपको? मैं अकाउंट बना रहा हूं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी सब्सक्रिप्शन होगा वो करंट ईयर की इनकम है। जितने भी करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस है उसकी जर्नल एंट्री पास करो। तो मैंने एंट्री पास कर दी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें कोई दिक्कत है बेटा आपको? एडिशनल इंफॉर्मेशन देखना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग in 2015-16 800 and 16-17 700। 15-16 कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर है। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो हम किस तरह से लिखेंगे? टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और ब्रैकेट में लिखोगे 15-16। बताओ 15-16 का आउटस्टैंडिंग कितना है? 800 रुपीज है। बताओ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 700 रुपीज है। 16-17 आपका करंट ईयर है और जो भी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है उसकी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो बताओ जर्नल एंट्री क्या आएगी? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। वो कौन है ये पागल? सिटी बजा रहा है ये? प्रसन्ना होगा बेवकूफ। हाँ क्या लिखेंगे? बाय, ये आयुष होगा नालायक। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है। बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना लिखेंगे? 700 रुपीज। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा तो उसकी क्या करेंगे? जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री पास करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या आएगी? हाँ ओके प्रसन्ना बोल रहा है मैंने नहीं किया सर, तो ये आयुष होगा नालायक। हाँ तो मुझे बताओ एंट्री क्या पास करेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। ओके समझ में आया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2015-16। 15-16 कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर है। और प्रीवियस ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि रिसीव्ड इन एडवांस क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस किस में है? 15-16 में है। 15-16 में है तो मुझे बताओ ये कितना आएगा? क्या 200 रुपीज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2000 and in 16 for 17-18 rupees 100। करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का एडवांस में मिला, नेक्स्ट ईयर का एडवांस में मिला। तो मुझे बताओ कितना एडवांस में मिला? 100 रुपीज एडवांस में मिला। तो करंट ईयर में जो भी मिला उसकी क्या करते? जर्नल एंट्री पास करते। क्या करते? उसकी जर्नल एंट्री पास करते। तो एंट्री क्या आएगी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। कितना एडवांस में मिला हुआ है? 100 रुपीज एडवांस में मिला हुआ है। तो अब मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा आपको नहीं लगता है वो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट वाला होगा? कौन सा होगा? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट वाला होगा। तो बताओ कितना आएगा? ये यहीं पे आएगा बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर कहते हैं। क्या कहते हैं उससे? बैलेंसिंग फिगर 17,320। 17,320 समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। अब बताओ 17,320 आपको नहीं लगता है ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का पार्ट बनना चाहिए? और रिसीट पेमेंट अकाउंट का पार्ट बनना चाहिए आपका 17,320। आई होप यू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर। आगे क्या लिखा है? बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या करोगे?
जितनी इनकम है क्या उतनी रिसीट भी होगी क्या? तो क्या 260 रुपीज क्या रिसीट में लिख सकते हैं क्या? बाय लेक्चर्स, लेक्चर्स देके कुछ इनकम जनरेट हुई है, कितनी की इनकम जनरेट हुई है? 1500, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या मानोगे? जितनी इनकम उतनी क्या होगी, रिसीट भी होगी क्या? जितनी इनकम उतनी क्या होगी, रिसीट भी होगी क्या? ओके, तो बताओ कितनी रिसीट हो रही है? 1500। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस को लेके कुछ इंफॉर्मेशन दी है। 1/2 एंट्रेंस फीस हैज बीन कैपिटलाइज्ड बाय ट्रांसफर टू जनरल फंड। जनरल फंड का मतलब होता है कैपिटल फंड, जनरल फंड का मतलब होता है अक्यूमुलेटेड फंड। मैंने समझाया था आपको। मुझे बताओ हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस को क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे बाकी की हाफ क्या होगी? क्या इनकम ट्रीट किया होगा क्या? तो आपके पास ये जो एंट्रेंस फीस है क्या ये 100% होगी कि 50% होगी? तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या एंट्रेंस फीस की जो रिसीट आई होगी क्या वो 2600 होगा कि नहीं होगा? अरे सुनोगे बच्चों, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंट्रेंस फीस कितना दिया हुआ है? 1000। और क्वेश्चन क्या है कि हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज कर दिया। तो बताओ हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज हो गया तो जितना भी रिसीट हुआ होगा क्या उसका हाफ गया? तो बाकी का हाफ कहां पे गया होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो बाकी का हाफ कहां पे गया होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये वाला जो रिसीट है क्या ये 100% है कि 50% है? ये वाली जो रिसीट है ये 100% है कि 50% है? 50% है। तो आपकी एंट्रेंस फीस की रिसीट कितनी आई होगी? 2600 आया होगा कि नहीं आया होगा? आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। समझा तो हाँ बोलोगे, नहीं समझा तो ना बोलोगे। मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम बताओ, मिसलेनियस इनकम कितना है? 400 रुपीज। और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या मानेंगे? जितनी इनकम उतनी रिसीट, जितनी इनकम उतनी रिसीट। बाय डेफिसिट, बेटा डेफिसिट तो कहां पे जाएगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट में से माइनस करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में से माइनस करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में से माइनस करेंगे। हमने कुछ गलत किया है? क्लोजिंग बैलेंस में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे उसको। ओके, सुनोगे मेरी बात को ध्यान से। हमने क्या पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कवर कर लिया? कवर कर लिया। क्या हमने सारी एडजस्टमेंट कवर कर ली? सारी एडजस्टमेंट कवर कर ली। लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक बार देखते हैं क्या हमने कुछ मिस आउट तो नहीं किया है ना? कुछ मिस आउट तो नहीं किया है ना? चेक करो एक बार। क्या फर्नीचर हमारे पास क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है क्या? चेक करो। लेकिन फर्नीचर की कोई भी इफेक्ट आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आने वाली नहीं है। और करंट ईयर में कोई भी फर्नीचर सेल या परचेज हुआ है ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। और क्या क्या दिया है चेक करो। ग्राउंड एंड बिल्डिंग को भी लेके कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम ये मानेंगे कि ग्राउंड एंड बिल्डिंग कभी भी आपके नहीं बनेगा। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ये भी चेक करते हैं एक बार। कैश इन हैंड, मुझे बताओ जो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो कैश इन हैंड दिया हुआ है ये आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कहां पर आएगा? क्या आप बेटा वीडियो बंद कर दोगे? क्या आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन आएगा क्या आपका? तो बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन बताओ कितना आने वाला है? 2300। वापस मिस्टेक कर दी। जब भी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हो तो ऊपर से 2-3 लाइन ब्लैंक छोड़ना बहुत जरूरी है। 2-3 लाइन ब्लैंक छोड़ना बहुत जरूरी है। कैश इन हैंड की एडजस्टमेंट समझ में आ गई क्या? सब्सक्रिप्शन 700 रुपीज आना चाहिए था। ये 700 रुपीज कौन सा है? क्या ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है? तो वो तो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखना चाहिए था, वो दिख भी रहा है, तो विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट। अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड पे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, करेक्ट है, 100 रुपीज एडवांस में मिला था तो वो तो लाइबिलिटी साइड में आना चाहिए, वो दिख भी रहा है। प्राइस फंड बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना था प्राइस फंड का? 25,000। इंटरेस्ट कितना था? 1,000। तो टोटल कितना हो गया? 26,000 लेस प्राइजेस कितना दिया? 2,000। तो आउटर कॉलम में कितना आ गया? 24,000। सबसे पहले मुझे बताओ प्राइस फंड ये एक डोनेशन है। मैंने किसी क्रिकेट क्लब को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 1 लाख का डोनेशन दिया। मैंने किसी क्रिकेट क्लब को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 1 लाख का डोनेशन दिया। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे
आपको क्या लग रहा है? मैंने 1 लाख का डोनेशन दिया, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे आपको क्या लग रहा है? क्या एक स्पेसिफिक डोनेशन है? हाँ, एक स्पेसिफिक डोनेशन है। तो स्पेसिफिक डोनेशन क्या इनकम ट्रीट होता है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाता है? बैलेंस शीट में कहां पे जाता है? लायबिलिटी साइड पे जाता है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। लेकिन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट से 1000 रुपीज का इंटरेस्ट जनरेट हुआ था। कितना जनरेट हुआ था? 1000 रुपीज का इंटरेस्ट जनरेट हुआ था। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या ये 1000 रुपीज का जो इंटरेस्ट आया था, क्या उसकी रिसीट भी हुई होगी? क्या यस, उसकी रिसीट भी हुई होगी। प्राइस डिस्ट्रीब्यूट भी किया, डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? तो पैसा जाएगा। तो पैसा जाएगा, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्या उससे हमें पेमेंट साइड पे लिखना पड़ेगा? पेमेंट साइड पे लिखना पड़ेगा। तो बताओ प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ है? 2000 रुपीज का। तो क्या उसे पेमेंट साइड पे लिखना जरूरी है कि नहीं है? हाँ, उसको लिखना पड़ेगा पेमेंट साइड पे। और ये कैश इन हैंड कितना लिख दिया? 2300। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बताओ आगे क्या लिखा हुआ है? जनरल फंड, ये सब कुछ हो गया, ये सब कुछ हो गया, बस बात तो खत्म हो गई। यहाँ पे अब कोई भी एडजस्टमेंट पेंडिंग नहीं है। तो जनरल फंड आ गया, सब कुछ आ गया, प्राइस फंड भी हो गया, डन। तो बताओ अब आपका जो भी, हाँ, जो भी आएगा वो क्या आएगा? ये ओपनिंग बैलेंस, हाँ, आपका जो भी डिफरेंस आएगा वो रिसीट्स इन पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। और दिस विल बी योर बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या होगा आपका? बैलेंस ब्रॉट डाउन। चेक कर लो कितना आ रहा है, चेक करके बताओ कितना आ रहा है बैलेंस ब्रॉट डाउन। 4660 कितना आ रहा है? 4660। ध्यान रखना, ध्यान रखना कि जब भी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो आपको ऊपर से 2 लाइन ब्लैंक छोड़नी है। मैंने प्राइस फंड पे अभी जो डिस्कशन किया है, ये डिस्कशन को मैं कल थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा। मैं थोड़ा डिस्कशन को थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा। मैंने प्राइस फंड का ये जो डिस्कशन किया है, जिसको समझ में आया है ओके, नहीं समझ में आया है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे बताओ ओवरऑल मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। प्राइस फंड पे मुझे नहीं लग रहा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था, लेकिन नहीं समझ में आया तो मैं कल वापस डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। मैंने आज एक और पैटर्न पे डिस्कशन कर लिया, ये पूरी रिवर्स पैटर्न थी। अंडरस्टूड? देन से यस। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी क्वेश्चन, प्लीज आस्क मी क्वेश्चन। ओके, बच्चों को समझ में आया लगता है। चलो डन। तो बच्चों विल सी यू टुमारो। अब हम कल मिलेंगे। स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग।